जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने कई टॉपिक को क्लियर कर चुका है, जैसे हमारा पाषाण काल है, उसके बाद हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है, और तीसरी टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपका वैदिक सभ्यता। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा रहा हूँ इतिहास के संदर्भ में। देखिए, पहले आप लोग अगर पहली बार आए हो वीडियो पे तो आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। इस चैनल में होता क्या है, आपको हर एक चीजें एजुकेशन से रिलेटेड मिलेंगी, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने से आप लोग चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ने को चाहते हो, तो आपको चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट बनी है, आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि अगर कोई बंदा हिस्ट्री पढ़ता है तो उसे जरूरी ये चीज है कि उसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। यही चीज लोग नहीं जानते। उन्होंने खोल लिया कि मुझे आधुनिक हिस्ट्री से इतने 500 क्वेश्चन हमें तैयार करना है, जो कि बहुविकल्पी। इस कंडीशन होता है क्या कि आप लोग एक दिन तो तैयार रहेगी, दूसरे दिन आप भूल जाओगे। तो ये कंडीशन ना हो, इसीलिए मैंने वीडियो पहले ही बना कर दिया है कि आप लोगों को क्रम से पूरी हिस्ट्री, जितनी हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, सभी को बांट के डिवाइड करके एक एक टॉपिक में रख दिया है एक वीडियो में। उसे आप देखोगे, उसमें से ही मैं एक एक टॉपिक को रोज ले लेकर क्लियर करता हूँ। पिछले समय में मैंने बताया है पाषाण काल के बारे में, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और उसके बारे में बताया कि वैदिक काल सभ्यता के बारे में आज पढ़ाने चल रहा हूँ। अगर आप लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जाकर चैनल में वीडियो देख सकते हो। चलिए बात करने वाला हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। तो कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता जो सभ्यता है हमारा, वो आया है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से, इसलिए मैंने उसके बाद ही इसे रखा है और पढ़ा रहा हूँ। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से लोग आए थे। उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि इसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या जरूरी है आपके संदर्भ में, उसे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में इसकी समापन कैसे हुई, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिरकार इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बाद में रख रहा हूं क्योंकि सपोज करो अगर मैं आपको वही चीज पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ जो मैं और चीजें बताऊंगा उन चीजों पर आपका ध्यान ज्यादा नहीं जाएगा। रीजन है क्या होता है, ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत की जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके राष्ट्रपति, तो आप लोगों को और चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। और जबकि जरूरी यह है कि आपको संपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हो सकता है कि मैं आपको बता दूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और संभवतः वो चीज ना अगर उसके बगल वाला आ जाए तो क्या करोगे। इसीलिए पढ़ने का नियम होता है, जितने भी लोग सफल होते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं कोई भी चीज अलग नहीं पढ़ता हूं, बल्कि उसी चीज को एक अलग तरीके से पढ़ता हूं, इसलिए मैं सफल हो जाता हूं। और यही चीज आप लोग नहीं करते हो। और आप लोग, चलिए ठीक है, सब चीजें मैं क्लियर कराऊंगा। तो पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो पहले इसके नामकरण के बारे में जानते हैं। देखो, वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है कि एक ऐसी सभ्यता मतलब लोगों का समूह कुछ समय तक चला जिस पर वेदों की रचना की गई, वो वेदों के ऊपर पूर्णतः डिपेंड है, इसीलिए उसकी नाम वैदिक सभ्यता है। अब आपके नाम, जब मैंने वेदों का नाम लिया तो आपके संदर्भ में आना स्टार्ट हो गया कि वेद क्या है। जैसे कि आप लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे वेद है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को जानना चाहिए। तो वेद माने होता है रूप से ज्ञान, ठीक, क्या है, ज्ञान है। तो पहले के लोग जो है उन्होंने वेदों की रचना की, ठीक है। ये जो आता है हमारा, ये आता है आद्य इतिहास काल के अंतर्गत। इसमें होता क्या है कि आपको इसमें ये आता है इतिहास के अंतर्गत, सॉरी, क्योंकि इसकी जो चीजें लिखी गई है वो पढ़ी भी जा चुकी है। जैसे मैंने बताया है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आता है कि आद्य इतिहास काल, जिसमें आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उसकी लिखी चीजें हमने पढ़ नहीं पाया और इसकी जो लिखी चीजें हम पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अब देखिए, हमारी जो उत्पत्ति होती है वैदिक काल की, पहले इसके बारे में जानते हैं। इससे भी पहले चीज जान लेते हैं कि बहुत जरूरी, जैसे हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है जो कोई नहीं बताता, इसलिए बता रहा हूं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो एज है वो है 2500 BC से 1750 BC का, ठीक है। ये है, इतना उसका कालखंड था, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2500 के बाद 1700 क्यों आ रहा है, ये सब चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो ये है उसकी एज, ठीक है। लेकिन अब जो वैदिक सभ्यता की एज है ये होने वाला है हमारा 1500 BC से, उसके बाद अंत कहां होगा इसका, 600 BC तक। ध्यान दीजिएगा, 600 BC तक। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो दोनों की एज लिमिट है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये 250 साल का एरिया है ये गायब हो जाता है। यहां से आप देखिएगा कि 1750 से 1500 के बीच का एरिया जो गायब है, यहाँ पर कोई चीज में पढ़ने को नहीं मिलता है। इसे कहते क्या, पहले समझिए, इसे कहते हैं संकर काल या संक्रांति काल। समझिए बात को, जब कोई एक सभ्यता का अंत होता है, पतन हो रहा होता है, इसका पतन का कारण था बाढ़, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का, ये मैक्सिमम जगह मान्यता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 1500 से स्टार्ट होता है, जब कोई चीज एक तरफ से खत्म होती है, एक तरफ से निकल रही होती है, उससे कहते हैं, जो दो काल एक साथ चल रहे होते हैं उन्हें कहते हैं संक्रांति काल या संकर काल या संक्रमण काल, ठीक है। अलग अलग नाम जानते हैं।
तो यहाँ 250 एरिया देखिए, क्योंकि उस समय जो था विज्ञान नहीं था, मतलब विज्ञान उतना हाई लेवल पर नहीं था। विज्ञान वैसे सृष्टि की उत्पत्ति से ही विज्ञान है, लेकिन बात यह है कौन कितना आधुनिक होता चल रहा है, कितना हाईटेक है उस, इसीलिए जब यहाँ पर लोग डेड हो गए, मैक्सिमम लोग डेड हो गए, तो एक नई सभ्यता की उत्पत्ति लेने में 250 सालों का समय लगा। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे जो हमारा कोविड-19 आया था, कोविड-19, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग कोविड-19 में मर गए और कुछ लोग कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था घर में रहे और बच्चे पैदा किए। इसमें दो चीज है, एक तरफ से लोग मरे, एक तरफ से लोग पैदा हुए, और लगभग आपने देखा होगा पूरा भारत एक साल के लिए बंद था, लगभग एवरीथिंग चीजें बंद, इंडस्ट्रियल एरिया बंद था, एवरीथिंग। तो ये एक साल का हमारे लिए गैप है। इतनी बड़ी महामारी आई है, हम लोग आधुनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े, हर चीज हमारे पास है, इसीलिए हम लोगों ने इसे एक साल में कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ये 250 सालों में वही चीज कवर हुआ। सोचो कम से कम एक मनुष्य की अगर औसत आयु अगर 70 वर्ष भी मान लो तो बहुत ज्यादा होकर ये चला जाता है, मतलब 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से ऊपर 4 पीढ़ी का चला जाता है। सोचो कितना बड़ा दिक्कत आया होगा उस समय, ठीक है। तो ये चीजें, ये हम एक बार बात कर लिए किसके बारे में, अपने इस वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो वैदिक काल की जो समय सीमा है, आप लोग देखिए, हम जब पढ़ाई करें दोस्त, हम जब पढ़ाएं आपको, तो एक चीज हमेशा याद रखा करो कि पहली बार आपको केवल वीडियो देखना है, केवल वीडियो देखना है बिना रफ पेन के। मेरा मानोगे तभी हर चीज सही होगा, ठीक है। उसके बाद में दोबारा जब आप देखोगे वीडियो को, तो आप रफ पेन लेकर बैठोगे। इससे होता क्या है कि पहली बार वीडियो को देखे, कुछ याद हुआ, कुछ भूले, दोबारा देखे, जो भूले वो याद हुआ, तीसरे आप लिख रहे हो, चौथी बार जो लिखोगे वो भी पढ़ोगे। इस कंडीशन में पूरा क्लियर हो जाता है। इसकी जो समय सीमा है उसे लिख देते हैं, आपका हो जाता है आगे चल देखने के लिए 1500 BC से इसके हो जाता है 600 BC तक। इसके बारे में पहले बात करने वाले, इसके कैसे आए, इसकी उत्पत्ति ही आखिरकार कैसे हो गई थी। देखो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी कि हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो आर्य लोग, एक चीज जान लीजिए, जो काफी उच्च क्वालिटी के लोग थे ना, उन्हें आर्य कहते थे, और जो भारत के लोग थे वो निम्न क्वालिटी में आते थे, उनका नाम अनार्य था। क्या था? अनार्य। तो जो ये वेदों की रचना हुई है वो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में, पंजाब के आसपास जगह है, सप्त सिंधु प्रदेश से कहते हैं। उस कंडीशन, उस समय कहते थे, इस वैदिक कालीन समय में, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश। इसमें ही हमारे मिडिल ईस्ट, कहां से? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कौन सा देश आता है? अफगानिस्तान के ऊपर वाला भाग, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आते हैं हमारे मिडिल ईस्ट में। कभी मैप पढ़ाएंगे तो बाकायदे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो वहां से हमारे आर्य लोग आए थे, ठीक है, आर्य लोग आए। इसका सबसे अच्छा जो लोग है वो है मैक्स मूलर साहब। कौन है? मैक्स मूलर। इन्होंने कहा है कि भारत में जो ये वैदिक काल की सभ्यता है उसमें आर्य लोग जो आकर इसका निर्माण किए थे वो सभी कहां से आए थे? मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया से आए थे। तो ये चीज इनका याद नाम रखिएगा। ये हमेशा पूछते हैं कि किसके द्वारा, इसने सर्वाधिक किसका मान्य मत है, ठीक है। इस कंडीशन में मैक्स मूलर नाम तो साहब जी का नाम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब नाम हो गया हमारा, ये आ गए थे साहब। अब देखिए कैसे हम लोग ये माने कि ये आए थे। इसका कारण है जो हमारा मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर हमने 1400 BC पुराना, कितना? 1400 BC। BC मतलब होता है कि ईसा पूर्व। BC पुराना एक हमें यहाँ पर वो मिला था, एक प्रकार से कह सकते हो कि स्तंभ मिला था, ठीक है। तो उसका नाम था बेगज गोई। क्या था? बेगज गोई। तो बेगज गोई अभिलेख जो मिला था उसमें हमारे जो वेदों में सबसे ओजस्वी वर्णित देवता थे उनकी वर्णन, जैसे इंद्र का मिलता है, पुरंदर का, इंद्र का ही नाम पुरंदर है, उसे अग्नि का मिलता है, मित्र का मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से और भी लोगों का एक दो नाम मिलते हैं, ठीक है। तो वही देखा गया कि ऐसा क्या हो सकता है कि यही लोग यहाँ मिले, यही लोग यहाँ मिले। उसके बाद में मिडिल ईस्ट की कई ऐसी चीजें कॉमन पाई गई जो यहाँ पर है, इसीलिए लोगों ने कहा कि यहाँ से होकर लोग यहाँ आए होंगे। एक चीज हमें जरूर जानना है कि जो आए थे वो बाहर से ही आए थे, मतलब हमारे भारत के नहीं थे वो लोग। और संस्कृत जो होता है वो क्या था, हमें यह भी जानना चाहिए। संस्कृत को कहा जाता है कि देववाणी। क्या कहते हैं? देववाणी, यानी देवताओं की वाणी। देवताओं की वाणी किस लिए कहा जाता है? ये काफी हाईटेक ये लैंग्वेज है, ठीक, काफी हाईटेक लैंग्वेज है। लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान भारत में इसकी जो मात्रा है कम हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसे देववाणी कहते हैं, काफी हाईटेक होने की वजह से। और काफी हाईटेक वाणी मतलब भाषा के जानकार थे वो लोग, उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य का मतलब होता है कि उच्च कोटि के लोग, और भारत के लोग नहीं जानकार थे इसलिए इन्हें कहा गया अनार्य, ठीक है। कौन थे? अनार्य थे। तो भारत में आर्य लोग आए, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे और उसके बाद वेदों की रचना स्टार्ट हुई। अब बात समझिएगा, 1500 BC 600 BC को दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम धीरे धीरे होता चला जाता है कि उत्तर वैदिक काल, और एक का नाम होता है पूर्व वैदिक काल। क्या होता है? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है हमारा, उसका एक और नाम है, उसे कहते हैं हम ऋग वैदिक काल। क्योंकि ऋग वैदिक काल इतना इंपॉर्टेंट था कि इस समय में लिखा गया था, इसके नाम से काल को ही बांट दिया गया। इसका नाम है क्या? ऋग
वैदिक काल, ठीक है। तो आपको यहां समझना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, यह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर, अब इन दोनों में अंतर समझिए। जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक हमारा पूरा कालखंड देखने को मिलता है वैदिक काल का, उसका केवल अगर पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का नाम लेते हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो ये ऋग वैदिक काल ही है, लेकिन ये भी नाम में जानना जरूरी है, ठीक है। इसका जो कालखंड है ये होता है 1500 से, उसके बाद में आ जाता है या 1000 बीसी तक, ठीक है। कहा जाता है 1000 बीसी तक, ठीक है, ये इसका है। अब लेकिन उत्तर वैदिक काल क्या है कि ये 1000 बीसी के बाद का समय और 6000 बीसी तक का समय, ठीक है, ये आ जाता है उत्तर वैदिक काल में। अब इसमें हम आपको 3-4 चीजें पहले बता देते हैं। पहली चीजें ये कि इसमें जो हमारा समाज था वह किस रूप में था, ठीक है। तो हमें एक नंबर पर जानना है हमारा समाज, ठीक है, इस समाज में। दूसरे नंबर हमारे यहाँ जो पंचायत होती थी उसे जानना है, ठीक है, पंचायत जो होती थी। उसके बाद ये नंबर जानना है यज्ञ के बारे में, ठीक है, यज्ञ के बारे में। उसके बाद हमें इसके नदियों के बारे में जानना है, उसके बाद हमें नदियों के बारे में जानना है। और किताबों के बारे में हम इसमें बताते ही बीच में से सब चीजें बताते चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें पूछे जाते, तो ये चीजें आपको जानना चाहिए। 1500 से 600 बीसी का हमारा जो कालखंड है उसे आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में नियम आता है हमारा देखने को, जो समाज है, पंचायत है, यज्ञ और नदियां हैं, ये सभी चीजें इस सभी चीजों में बांटा जाता है। अब देखिए समाज क्या था हमारा। समाज हमारा जो पहले हम जानते हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में, क्या था पूर्व वैदिक काल में, और उसी समय जो उत्तर वैदिक काल है ये भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता चला गया, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होती गई। जैसे हमारा समाज था ये एक प्रकार से कह सकते हैं त्रिभुजाकार में हो जाता था। त्रिभुजाकार हम समझने के लिए आपको बता देते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई चीज का बना देते हैं तो वो दिमाग में जल्दी फेड रहता है। ये हमारा जो समाज था वो 4 भागों में विभक्त हो गया था, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला हमारा था ब्राह्मण, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इस चीज को वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद में 10वें मंडल में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आखिरकार वो कौन सा वेद है जिसमें हम सर्वप्रथम वर्णों की व्यवस्था को देखने में पाते हैं। तो उस समय आपको लगाना है कि 10वां मंडल ऋग्वेद का, ठीक है। तो ब्राह्मण, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा? क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद में वैश्य देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर शूद्र देखने को मिलता है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, जैसे वर्तमान में हमारा व्यवस्था है, जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है भैया, क्षत्रिय है क्षत्रिय, शूद्र को बहुत घटिया किस्म का माना जाता है, बहुत पिछड़ा वर्ग माना जाता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल बराबर थे, एकदम इक्वल थे। रीजन ये था कि उस समय जो था लोगों का कर्म के हिसाब था। जैसे एक बाप है, उसके यहाँ एक 5-6 लोगों की परिवार है, उसके ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी तरह के लोग पाए जाते थे। वर्तमान में ऐसा नहीं है। हम बताते हैं कैसे नहीं है। जो ब्राह्मण होता था उस समय में, अगर वो शिक्षा देता है, ईश्वर की उपासना करता है, समाज के कल्याण के लिए, कहते हैं ना कि समाज के कल्याण के लिए साधु धरा शरीर, ठीक है, तो साधु लोगों को यहाँ पर ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी। कोई पढ़ाता था, टीचर है, तो वो ब्राह्मण के कैटेगरी में आता था। सपोज करो बाप है, पढ़ा रहा है, उसका बेटा जो है वो रक्षा करने के लिए बलिष्ठ निकल गया, उसकी शरीर अच्छी खासी थी, उसे क्षत्रिय हो जाता था, लोगों की रक्षा करने वाला। क्षत्रिय मतलब होता है कि छत्री के आकार का, छाता जो होता है ना उसके आकार का, सभी को अपने अंदर सुख वैभव देने वाला, उसकी रक्षा करने वाला, ठीक। उसके बाद होता है वैश्य। जब वहां पर क्या होता था, कोई व्यापार होता था तो रुपए पैसे जो होते थे। देखिए 2 चीज है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी जो जरूरी चीज है, सबसे अधिक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो था व्यापार, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा वैदिक काल है उसके बारे में होता है पशुपालन। पशुपालन, गाय का वर्णन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, ठीक है। वहां पर एक श्रृंगी बैल या एक श्रृंगी गेंडे का वर्णन मिलता है, वहां पर गाय, शेर, इन सबका वर्णन नहीं मिलता है, इनके साक्ष नहीं पाए गए थे। और यहाँ पर गाय ज्यादा पाया गया था, ठीक है। जिसके पास जितने गाय होते थे वो इतना अमीर होता था, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो वैश्य हो गया हमारा इन सब रुपए पैसे अन्न जल इन सब की व्यवस्था करने वाला। शूद्र होता था जैसे कि उस घर में माँ होती थी, माँ कुछ नहीं करती थी, माँ तो माँ होती है, वो भोजन बनाती है, सभी देख रेख करती है, इसलिए उसे किसकी उपाधि दी गई थी? शूद्र की उपाधि दी गई थी। इन समय इन जातियों का जस्ट इतना ही मतलब था जैसे आपके पास 4 भाई हैं, चारों भाई सभी समान है, लेकिन फिर उनके अलग अलग नाम है, इस प्रकार था। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या खराब हो रही थी। तो ये जो समाज है ये था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब हमारा उत्तर वैदिक काल आता है तो 500 ईसा पूर्व का समय लंबा बीतता है। उसमें हम देखते हैं कि जो मॉडिफिकेशन थी, मतलब जो कमियां थी, ये सब आती हैं सामने निकल के, और इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे किसी का बाप ब्राह्मण है
तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों को ज्यादा दर्जा देने लगा, उच्च माना जाने लगा। इस कंडीशन से सभी लोग अपने आप को डेवलप करते गए कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल कर आती है हमारे उत्तर वैदिक काल में। अब आपको दोनों में जानना है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा, देखिए जब आप कोई कंसेप्ट होता है ना क्लियर कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका अच्छा होने लगता है, आप कभी नहीं बोलोगे। जो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वो कौन सी सत्तात्मक थी, वो थी मातृ सत्तात्मक, ठीक है, मातृ सत्तात्मक। वहां पर माताओं का यानी कि स्त्रियों का ज्यादा बोलबाला था, लेकिन यहाँ पर पितृ सत्तात्मक होने लगा, यानी पुरुष सत्तात्मक होने लगा। यहाँ पर मालिक जो होता था वो पुरुष होता था। ये दोनों अंतर आप लोग बहुत ज्यादा जरूरी जानते रहिएगा। अभी हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चीज हो गया क्या हमारा सवाल। दूसरे नंबर पर आता है हमारा बहुत जरूरी टॉपिक पंचायत। पंचायत एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ लोग मिलकर किसी चीज के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पंचायत, गांव में अभी भी इसकी जरूरत होती है। हमने देखा होगा ग्राम पंचायत का निर्माण सरकार भी चलाती है, उसके बारे में भी और बात करेंगे। तो हमारी जो पंचायत थी 3 भागों में विभक्त थी। इसके 3 भागों में विभक्त होने का कारण ये था कि 3 तरह के लोग पाए जाते थे। नंबर 1 जो होता था हमारा आता था यहाँ पर सभा, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये नंबर 1 में आता था हमारा सभा। दूसरे नंबर पर होता था समिति, ठीक है, और तीसरे नंबर आता था विदध। क्या होता विदध, ठीक है। इसमें आप लोग जानिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता, आपसे नाम नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा कि राजा की 2 पुत्रियों के नाम बताइए। तो उसमें क्या होता था सभा और समिति। देखो पुत्री नहीं है ये रियलिटी में, ये एक संस्था बनाई गई थी कि लोगों के निवारण के लिए उनके कारणों का, ठीक है। लेकिन इन्हें राजा की पुत्रियों के बराबर का दर्जा दिया जाता था। और यही दोनों एक ऐसी चीजें थी तो जो राजा की निरंकुशता पर पूर्ण नियंत्रण करती थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण करने के लिए कौन से 2 संगठन कार्य करते थे, तो है सभा और समिति। सभा आम लोगों के लिए होता था, ये बहुत जरूरी है। इसे भी पूछता है कि सभा के लोगों के लिए था या आम लोगों के संगठन को किस नाम जाना जाता है, ये था आम लोगों के लिए, ठीक है, जो साधारण लोग होते थे। लेकिन जो समिति था ये परिष्कृत लोगों के लिए था, जो श्रेष्ठ लोग होते थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं या किसी अलग जगह में कोई अलग पद पर राजा के आसीन हैं, जिनके पास कुछ पहुंच होती थी किसी न किसी क्षेत्र में, वो होते थे समिति में। लेकिन जो विदध होता था वहां पर बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, सभी लोग। खासकर ध्यान दीजिएगा जो स्त्रियां थी इन दोनों में उन्हें स्थान नहीं दिया गया था, केवल विदध में ही स्त्रियां शामिल हो सकती थी। इन चीजों को आप जानते रहिएगा। तो क्या हो गया, आम लोग, क्षेत्र, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सभी विदध में आते थे। ये 3 तरह के हमारे जो श्रेणी बनाए गए थे उस पंचायत में। अब उसके बाद नंबर आता है हमारा यज्ञ का। यज्ञ क्यों जरूरी, यज्ञ 3 प्रकार से यज्ञ होते थे। यज्ञ भी क्या, ये देखिए समाज 4 प्रकार का, पंचायत 3 प्रकार का, उसके बाद यज्ञ जो है यज्ञ भी 3 प्रकार के होते थे। नंबर 1 में होता था अश्वमेध यज्ञ, आपने कई बार नाम सुना होगा, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, मेघ यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ होता था। इसमें होता क्या था, कोई राजा जब वो बहुत बड़ा अपने आप को प्रतापी राजा मानने लगता था तो एक पूजा कराता था, यानी बहुत बड़ा यज्ञ कराता था और उसके द्वारा एक घोड़े की पूजा होती थी और उस घोड़े को किसी न किसी दिशा में छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे कुछ सैनिक होते थे। अब इसका नियम क्या था कि जब कोई घोड़ा किसी न किसी राज्य से होकर गुजर जाता था पूर्णतः सकुशल, तो वहां माना जाता था कि जिस राज्य से होकर गुजर रहा है वह राज्य जिस राजा के द्वारा अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया है उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, वो ये अपने एक शक्ति प्रदर्शन था कि दुनिया में इसमें कोई नहीं है भारत में कि जो मेरे ताकत से लोहा लेना चाहता हो, ठीक है, मेरी सेना से। तो इसका एक प्रमाण था। लेकिन जो लोगों को ये स्वीकार नहीं था कि मैं अपनी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा, उन्हें जरूरी यह होता था कि वो घोड़े को पकड़े, आगे न जाने दे। तो उस राजा को इन राजा से युद्ध करना होता था, फिर जो जीता था तो उसकी आगे विजय होती थी, फिर आगे इसका होता है। तो ये चीज होता था क्या, अश्वमेध। उसके बाद में वर्णन आता है वाजपेय यज्ञ का। क्या है, वाजपेय यज्ञ का, वाजपेय यज्ञ का। उसके बाद ये बहुत अच्छा है राजसूय या राजश्रेय, हर जगह दोनों नाम आते हैं कहीं पर, लेकिन राजसूय ज्यादा फेमस है, ठीक है। राजसूय यज्ञ होता क्या था, ये जब कंडीशन होता था कि कोई नया राजा बन रहा, शपथ ले रहा, उसमें यज्ञ होता था जिसे राजसूय कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार से हमारे यहाँ जो होते थे यज्ञ होते थे। आपको जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा यज्ञ, पूजा, कर्म, ये सभी चीजें इसी वैदिक काल में ही होते थे। इन सभी चीजों की जो उत्पत्ति होती ये वैदिक काल में ही होते थे। अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या डिवाइड होता चला गया था। उसके बाद आता है नदियां। नदियां अभी आपको नहीं बताएंगे, नदियां आपको एट लास्ट बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपको भूलने में हो सकता है। इसके बाद बकायदा चार्ट बनाना पड़ेगा और एक एक नदियों के बारे में बताना पड़ेगा कौन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा। उसके बाद में एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल,
कोई चीज हम तब किसी कालखंड का निर्धारण करते हैं कि उसके लिए हमें देखिए ये जो है वो इतिहास के अंतर्गत होता है, इतिहास के अंतर्गत, ठीक है ना। ये पूर्व इतिहास काल है, ठीक है, मतलब कि पाषाण काल नहीं, ये आद्य इतिहास काल के अंतर्गत नहीं है, प्राग इतिहास काल के अंतर्गत नहीं है, ये केवल इतिहास के। इतिहास में वही आते हैं जिसमें साहित्यिक चीजें उपलब्ध हो, यानी किताब यानी लिखित प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हो। और दूसरा नंबर होता है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं से पूरा तात्विक साक्ष्य मौजूद हो। तो देखिए पहला इसमें सबसे जरूरी है क्या, साहित्य वाला, ठीक है। इसमें हमें लिखित किताबें बहुत मिली, हम पढ़ भी सकते हैं उस चीजों को, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले छोटी चीज क्या है हमारा, इसमें है पूरा तात्विक साक्ष्य। क्या है, पूरा तात्विक। पूरा तात्विक साक्ष्य में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल है इसमें हमें क्या मिलता है कि गौरिक मृदभांड मिलते हैं। क्या मिलता है, गौरिक मृदभांड, ठीक है। ये पूछता है कि गौरिक मृदभांड किस कालखंड से संबंधित है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है कि पूर्व वैदिक काल है, तो वैदिक काल मिलता है, ठीक है, नहीं तो पूर्व वैदिक काल। उसके बाद में जो उत्तर वाला आता है इसमें हम देखते हैं कि चित्रित धूसर मृदभांड। क्या था, चित्रित, इसमें चित्र होते थे, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। ये भी पूछता है कि चित्रित धूसर मृदभांड कहां से रिलेटेड है, और खाली मृदभांड दे देगा, मृदभांड, ठीक है। उसके बाद दे देता है मनका। तो ये सब कहां से रिलेटेड हो जाते हैं, आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी यही 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पूरा तात्विक साक्ष्य के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके साहित्यिक साक्ष्य पर, जिससे 90% क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। खैर ये जो हमने बताया इसके बारे में, ये भी चीजें हमें कहां जानकारी मिलती है, साहित्यिक क्षेत्र से ही मिलती हैं। लेकिन जो इसकी रियलिटी है इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो होता है हमें साहित्यिक क्षेत्र से मिलता है। तो साहित्यिक क्षेत्र के लिए थोड़ा हमें साफ करना होगा। आपको जानना चाहिए कि जो हमारा इसमें साहित्यिक चीजें आती हैं, साहित्यिक चीजें हम देखते हैं यहाँ थोड़ा लिखते हैं गौरिक मृदभांड, सही से गौरिक मृदभांड। गौरिक मृदभांड से इसलिए कहते हैं कि ये गिरवे रंग का पाया जाता था मैक्सिमम, इसलिए इसे गौरिक मृदभांड कहते थे। आपने देखा हो जो गिरवा रंग होता है या भगवा रंग होता है, ये हिंदुत्व का मैक्सिमम प्रमाण होता है। संस्कृत भी हिंदुओं के एक भाषा के रूप में ज्यादातर मानी जाती है, और मुस्लिम लोग मैक्सिमम करके उर्दू को मानते हैं, ठीक है। और जो पार्सियन होते हैं वो इंग्लिश को मानते हैं। ये सब चीजें आपको जानना चाहिए जो कि आप लोग जानते हो। उसके बाद में नंबर आता है, हम देखते हैं कि हमारा जो साहित्यिक क्षेत्र है, साहित्यिक में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मिलता है वो होते हैं 4 वेद। क्या होते हैं, 4 वेद। हमारे जो साहित्य है वर्तमान में जो पहले भगवान के माना जाता है, इन सब चीजों ये 4 वेद है। 4 वेद में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो होता है ऋग्वैदिक काल। क्या होता है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। इसके नाम में थोड़ा गलती हो सकता है, ऋग्वेद, ठीक है। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा इसके जो नाम मिलता है वो होता है सामवेद। अब सही जो आपका क्लास है ना वो अब सही से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अब यहाँ ज्यादा 90% क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, ठीक है। सामवेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद, ठीक है। क्या आता है, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है हमारा अथर्ववेद का, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद हमें मिलते हैं कहां पर, हमें इसी अपने वैदिक सभ्यता में देखने को। अब देखिए जो क्वेश्चन है कैसे कैसे आते हैं, पहले मैं इन सब चीजों के बारे में बता दूं। जो सबसे पुराना वेद था वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है। देखिए उसके बाद जो हमारा नंबर आता है सामवेद का। लेकिन जरूरी है कि जो हमारा सामवेद है, आपको इसके बारे में बता दें, जो हमारा ऋग्वेद है ना इसमें भगवान की वर्णन है, कि भगवान के बारे में बाकायदे वर्णन किया गया, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। सामवेद में होता ये था कि इसमें जो 7 सुर है हमारे, या इसे सही से कहते हैं संगीत का जनक जो हमारा वेद है उसे हम सामवेद कहते हैं। यजुर्वेद में होता क्या था कि इसमें हम यज्ञ आदि का बहुत अच्छा वर्णन किए हैं, ठीक है। यज्ञ कैसे होते थे, पूजा पाठ कैसे की जाती है, ये सब चीजों के बारे में बताया है। अथर्ववेद में हमने जादू, टोना, टुटका, विवाह, मनोवशीकरण, ठीक है, ये सब चीजें का वर्णन हमें यहाँ पर अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन क्या आता है आपको समझना है, कहते हैं कि इसमें संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आपको सामने दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, आपको मिलाना होगा। इस प्रकार से आप लोगों को जानना चाहिए इन चारों के बारे में, बहुत जरूरी है आपको जानना। इसमें देवताओं की महिमा का वर्णन है, इसमें संगीत का वर्णन मिलता है, इसमें पूजा पद्धति का वर्णन मिलता है, और इसमें जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, विवाह, ये सब चीजों का वर्णन मिलता है, ठीक है। क्या कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों का वर्णन मिलता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी से आप लोग जानते रहिएगा।
अब देखते हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में आप दोस्त इतना ही जानते रहिए कि सबसे पुराना है, ठीक है। और ये देखो, ये 2 तरह से लिखे गए हैं, इन्हें बात समझिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे प्राचीन इसके खंड कैसे हैं। पहले ऋग्वेद के बारे में ही हम कुछ चीजें जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद की जो होती है ये 10 खंडों में विभाजित है, ठीक है। इसमें कितने 10 मंडल है। इसका यह भी कहता है इसके अध्यायों को किस नाम से जानते हैं, तो उसे मंडल। इसमें कितने हैं 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल। अब 10 मंडल है, उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं, तो इसमें 1028 सूक्तियां देखने को मिलती हैं। कितनी है 1028 सूक्ति। अब देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हो गया, 1028 सूक्ति। अब इसमें और एक क्वेश्चन क्या बहुत खास पूछता है, उसमें कहता है इसके प्राचीन मंडलों का कहां से कहां तक प्राचीन मंडल है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा कि 2 से दूसरे मंडल से 7वां मंडल, ठीक है, 7वां मंडल। ये जो होता है ये बहुत ही प्राचीन मंडल है, ठीक है, प्राचीन मंडल है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसके जो नवीन मंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन मंडल क्या है, पहला है और 10वां। क्या है, पहला और 10वां। ये जो मंडल है इसके, ये बिल्कुल ही नवीन मंडल है, ठीक है। इसमें खींच देता हूं, पहला ये नवीन मंडल है, पहले 10वां, पहला और 10वां, और दूसरे से 7वां, पूरा ये कितना है, पूरा प्राचीन मंडल है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है और चीज समझिए, एक ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते रहिए। इसकी जो रचना है, बताया जाता है कि जो वेदों की रचना है वो भगवान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, भगवान के द्वारा की गई थी, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। लेकिन इसका जो एक प्रकार का तो संग्रह था, संग्रह करने वाले वो थे महर्षि द्वैपायन। कौन थे, महर्षि द्वैपायन। महर्षि द्वैपायन और वेद व्यास। कौन थे, और वेद व्यास, इन दोनों को वर्णन मिलता है। ये कौन थे, लेखक नहीं थे, संग्रह करता थे। क्या थे, संग्रह करता। अब महर्षि द्वैपायन थे। अब देखिए, अब ऋग्वेद के संदर्भ में इतनी चीज जरूरी है। उसके बाद में क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ऋग्वेद है उसके कुछ मंडलों के बारे में बाकायदे पूछता है। पहले नंबर और रख देता है किसी ने तृतीय मंडल का, तृतीय, और किसी बारे नहीं पूछेगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तृतीय मंडल यही इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल, 7वां मंडल। उसके बाद आता है 9वां मंडल, 9वां मंडल। उसके बाद आता है हमारा 10वां मंडल, ठीक है, यह है 10वां मंडल, ठीक है। यही चारों के बारे में ही पूछता है, उसके आगे कहीं नहीं जाता। आज तक जितने हुए हैं लगभग वो यही है पूछे गए हैं, ठीक है। अब आपको जानना है जो हमारा तृतीय मंडल है वो क्यों फेमस है। इसमें से केवल एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, क्या था, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, इसे आप लोगों को जानना चाहिए कि इसकी जो रचना है वो किसने की थी, विश्वामित्र जी ने की थी। किसने किया था, ये भी पूछता कभी कभी, इसकी रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी इसकी रचना, ठीक है। और ये रखा कहा गया है, हमारे तृतीय मंडल में। तो पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में या किस वेद में देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। ये हमारा कहाँ है, ये है गायत्री मंत्र। माना जाता है सब वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो गायत्री मंत्र है, अगर रोज सुबह आप उसकी उच्चारण करते हो बिल्कुल शांत मन से, आपके ब्रेन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ये ब्रेन की एक्सरसाइज एक प्रकार से कराती है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। बहुत जरूरी ऐसा करना चाहिए। और आपको जानना चाहिए कि भारत में इस चीज की बहुत ज्यादा मात्रा में वर्णन है, लेकिन फिर भी इसकी जो लाभ है सही सही वो चाइना वाले उठा रहे हैं। भारत में इसकी बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चाइना में सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो सोचो चाइना क्यों आगे लेके जा रहा है, इसी सब चीजें तो है। तो आप लोग देखते हो तो तृतीय मंडल गायत्री मंत्र के लिए फेमस है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। उसके बाद आता है हमारा 7वां मंडल। 7वां मंडल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 7वें मंडल में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट 10 राज युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध क्यों फेमस है, क्योंकि एक राजा होते थे जिनकी युद्ध 10 राजाओं से हुई थी, और उसमें भी वो क्या थे, वो सभी 10 राजाओं को बाकायदे थोड़ दिए थे। अब देखिए ये चीज अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि जो रसिया है और यूक्रेन है, दोनों के बीच बातचीत बढ़ रहा है। यूक्रेन बनने क्या जा रहा है कि नाटो का सदस्य बनने जा रहा है, और रूस कह रहा है तुम नाटो का सदस्य मत बनो, नहीं तुम तुम्हें मारेंगे। रीजन ये है कि नाटो में जो 30 देश हैं वो 30 कह रहे हैं कि आप अगर नाटो की सदस्यता ले लेते हो तो जो भी रूल है, मतलब नाटो क्या रूल है कि नाटो के अंतर्गत जितने देश है उसमें कोई भी आक्रमण करता है तो संपूर्ण नाटो सदस्य मिलकर उस दूसरे देश पर कार्रवाई करेंगे, ये चीज होता है।
तो यूक्रेन को कह रहे हैं अमेरिका वगैरह अदर जो देश है कि नाटो में शामिल हो। अब रूस इसे खा के हो रहा है। रूस जो है वो यूक्रेन का बिल्कुल सटा हुआ भाग मतलब कि पड़ोसी देश है। अब अमेरिका क्या करेगा, आएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, अपना सैन्य बेस बनाएगा। और आपको जानना होगा कि अमेरिका का जो शीत युद्ध था वही हुआ था रूस के अंदर, और शीत युद्ध के तहत उसने क्या किया था, आंतरिक युद्ध कराया था अमेरिका ने। और जब आंतरिक युद्ध करवा दिया गया था तो जो रूस है यूएसआर वो 15 देशों में टूट गया था, और ये दोबारा कंडीशन आए, इसी कारण से वो यूक्रेन को सदस्य में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में कह रहे हैं बाद में वीडियो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके युद्ध बहुत अच्छा होने वाला, अगर हम लोग को समझाएंगे मैप के थ्रू तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 10 राज युद्ध है। लेकिन रूस क्या कह रहा है कि अगर यूक्रेन के पीछे जितने भी लोग आते हैं, माँ के जितने भी तुम्हें दूध पिलाया हो, आ जाओ, हम सभी को थोड़ेंगे। आपको जानना चाहिए कि रूस के पास इतना पावर है कि संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने में उदारू हो जाए तो कम से कम 15 बार संपूर्ण पृथ्वी को अग्नि के हवाले कर सकता है, इतना पावर उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब खैर अलग चीजें हैं। तो 10 राज युद्ध का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, 7वें मंडल मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 9वां मंडल, 9वां मंडल पूछता है कि सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है ऋग्वेद का, तो वो पूछता है 9वां मंडल। तो 9वां मंडल क्या है, सोम देवता को समर्पित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब चीज जितना बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी बात है 10वां मंडल। 10वां मंडल इंपॉर्टेंट केवल इतना है क्योंकि इसमें केवल ये भी दिया गया है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। क्या था वर्ण व्यवस्था, जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसका वर्णन 10वें मंडल में ही सबसे पहले देखने को मिलता है, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो वो उपनिषद है, उपनिषदों की बात की जाए तो छंदोग्य उपनिषद होता है, ठीक है। अभी बताएंगे कौन कौन सा उपनिषद कहाँ कहाँ से निकल के बना है। तो ये हम देखते हैं क्या है कि हमारा ऋग्वेद के अंतर्गत सभी चीजें आते हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद के बाद जो हमारा निकल कर आता है उसका नाम है सामवेद, ठीक है। क्या आता है, सामवेद। तो सामवेद के अंतर्गत इन सब चीजों को, खैर अभी जब आप दोबारा देखोगे तो इस चीजों को लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आइए अपने अगले पड़ाव जिसे कहते हैं हम सामवेद। अब देखिए सामवेद के अंतर्गत क्या आता है, जो हमारा सामवेद है, ठीक है, इसमें केवल इतना पूछता है कि आखिरकार ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज किसमें वर्णन मिलता है। इसमें आप लोग केवल जान लीजिए इसमें संगीत से रिलेटेड है। किसमें है, संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। सामवेद संगीत पर निर्भर है। अब आपको जानना है कि जो हमारा सामवेद होता है ना, ये खैर कोई अलग वेद नहीं है, वेद अलग है, ठीक है। लेकिन देखो कैसे अलग नहीं है, क्योंकि जो सामवेद में जो ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां थी। उनमें से ही कुछ ऐसे सूक्त जिन्हें गाया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें गाया जा सकता है, उन सभी को एक अलग अलग जगह पर एकत्रित कर दिया गया, और उसे एक जो एकत्रित किया गया जगह था उसका नाम सामवेद रख दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा जनक है इस संगीत का, उस कौन सा वेद है, हमारा सामवेद है। लेकिन सामवेद का जनक कौन सा है, वो हमारा ऋग्वेद है। तो केवल इसमें इतना पूछता है कि इसमें क्या है, संगीत, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है, सामवेद से। उसके बाद नंबर रहता है हमारे यजुर्वेद का, ठीक है। कौन होता है, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद थोड़ा जान लीजिए, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में होता क्या है कि हमें किसी देवता की पूजा कैसे करनी है, हमें यज्ञ कैसे करना है, अश्वमेध यज्ञ कैसे करना है, राजसूय वाजपेयी यज्ञ कैसे करना है, इन सभी चीजों का वर्णन जो है, अलग अलग यज्ञों का वर्णन, कर्मकांड का विधान, यज्ञ कैसे करेंगे, इन सब चीजों को वर्णन कहाँ मिलता है, हमारे यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद में आता है नंबर हमारे अथर्ववेद का। अथर्ववेद का इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद बता रहे हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद इसलिए इंपॉर्टेंट है केवल कि इसमें जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, किसी और व्यक्ति को अपने अंदर मिला लेना, किसी दूसरे के पति को अपने ऊपर आश्रित कर लेना, इन सभी चीजों को मतलब टोटका कह सकते हो या वशीकरण कह सकते हो। इन सब चीजों का वर्णन के भूत प्रेत, इन सभी चीजों का वर्णन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। खैर ये सभी चीजें क्या है, आपके साहित्यिक चीजें मिलती हैं, ठीक, क्या है, साहित्यिक चीजें मिलती हैं। लेकिन आपको देखना है कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसमें हमें केवल ऋग्वेद को रखना है, केवल ऋग्वेद को रखना है। बाकी ये जो 3 वेद हैं, इन तीनों वेदों को हम कहाँ रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में रखेंगे, क्योंकि इन सभी तीनों की रचना जो है ये उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो हमारा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, इनके एक दो क्या होते हैं, उपवेद निकल कर आए हैं सामने। क्या था, उपवेद। तो इन सब चीजों को भी हमें जानना जरूरी है। तो इसके आगे थोड़ा हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक, 1 2 3 4 यही बता देते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो हमारा, देखो पहले समझिए, तो एक क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है,
उसके बाद यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है। उसके बाद दिया जाता है कि इससे अलग निकालकर कुछ उपवेद बने हैं, उपवेद, ठीक है, उन्हें हमें जानना है। तो देखिए जो हमारा ऋग्वेद है इसे पढ़ने वाला हमारा क्या कहलाता है, इसे जो पढ़ता है ऋग्वेद उसे होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री, होत्री, ठीक है, यह है होत्री। उसके बाद से जो ऋग्वेद है इससे ही निकलकर हमारा एक वेद आता है सामने, उसे कहते हैं आयुर्वेद। क्या कहते हैं, आयुर्वेद। तो आपको जानना चाहिए जो आयुर्वेद है वह उसका जन्म किस वेद से हुआ, तो कहना है आपको क्या, ऋग्वेद से हुआ है, ठीक है, ये चीज आपको जानना है। उसके बाद निकल कर आता है सामवेद। सामवेद कितने हैं, संगीत, संगीत का गाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता, ठीक है, यह क्या, उद्गाता। उद्गाता से जो हमारा निकल कर सामने आया है एक नया वेद जिसे कहते हैं गंधर्व वेद। क्या कहते हैं, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है, ये होता है क्या, गंधर्व वेद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उपवेद क्या नाम है या किस वेद से निकल कर आया है, ये सब चीजें पूछते हैं। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहते हैं, आधार्यु कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार्यु, आधार्यु। थोड़ा बहुत हिंदी गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा, क्या है, आधार्यु, यही है, ठीक है, आधार्यु कहलाता है। उसके बाद में जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से जो नया वेद बना है उसका नाम है धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद, इसे कहते हैं धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा अर्थवेद आता है, अथर्ववेद। अथर्ववेद को पढ़ने वाले पहले में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जानना है, किसमें आता है, शिल्पवेद। क्या आता है, शिल्पवेद। इसे आप लोग हो सके बताइए इसे क्या कहलाता है, ठीक है, इसमें थोड़ा बात बताता हूं। अथर्ववेद जो होता है, जो अथर्ववेद को पढ़ते हैं उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्म, इसे हम कहते हैं क्या, ब्रह्म। तो ये जो चीजें हमने आपके समक्ष रखी हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन कई बार फंसे हैं और भविष्य में भी आएंगे। देखो होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे और उसमें बाद कई लोग आते हैं जो कहते हैं टॉप 50 क्वेश्चन आप इसके वैदिक सभ्यता के, वो लोग इस कंडीशन देते हैं। जब आप उस कंडीशन पढ़ोगे तो ये चीज कहीं और पढ़ोगे, ये चीज कहीं और पढ़ोगे, ये चीज कहीं और पढ़ोगे, ये कहीं और पढ़ोगे। इससे होता क्या है कि आपके ब्रेन जो होता है अलग अलग दौड़ता है और आपको कुछ नहीं याद होता है, इसीलिए आप दूसरी वीडियो देखने को लिए दौड़ते हो। लेकिन जब आप किसी चीज को बिल्कुल एक क्रम से अच्छी तरह से एक एक करके एक एक माइंड सेट में रख लोगे, उस कंडीशन में आप पाओगे कि आपकी जो संपूर्ण चीजें हैं बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। क्या हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब ये चीज आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में अब इसमें मैंने दिखाया है आपको कि ये सभी चीजें क्या है, इसके द्वारा जितने भी उत्पत्त हुए उपवेद हैं और जो जो लोग इस चीजों को पढ़ते हैं उन चीजों को दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इससे के आगे दो टॉपिक और बनते हैं। एक होता है हमारा उपनिषद। क्या होता है यहाँ पर, एक ये है क्या, ये है उपवेद। क्या होता है, उपवेद। ये होता है जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आप देखिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा वेद है। उसके बाद हमारा आता है उपवेद, उसके बाद हमारा आता है उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। देखिए पूरा उपनिषदों के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उनकी संख्या 108 है। क्या है, 108। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं बारे में बात की जाएगी। उसके बाद उपनिषदों की बात आता है आरण्यक। क्या आता है, आरण्यक, आरण्यक। देखिए उपनिषदों की संख्या 118 है, ठीक है, 108 है। उसके बाद 108, ठीक है। उसके बाद में यही चीजें निकल कर आती है। अब देखिए आरण्यक, आरण्यक के बारे में थोड़ा चीज आप जान लीजिए, कभी पूछ लेता है। आरण्यक जो होता है, आरण्यक शब्द है, ठीक है। तो आरण्य माने होता है जंगल और अरण्यक माने होता है कि जो जंगल में रहता है, जंगल में जो रहकर वेदों की रचना किया है उसे कहते हैं आरण्यक। आरण्यक को एक और नाम जानते हैं जिसे कहते हैं ब्राह्मण। क्या कहते हैं, ब्राह्मण, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण को नाम बताइए, या ये नाम दे देगा ये ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण है, इस चीज को आपसे पूछ लेगा। तो अब आपको समझना चाहिए जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला हमारा होत्री कहलाता है। उसके बाद जो हमारा उपवेद इससे निकल कर आता होता है आयुर्वेद। इसमें जो हमारा उपनिषद बनता है उसे कहते हैं कौशितकी और ऐतरेय। कहते हैं कौशितकी, कौशितकी तथा ऐतरेय,
ठीक है, इसे आप जानते रहिएगा। और उसका जो इसकी आरण्यक बने हैं, इसकी जो और एक रचना हुई है, उन्हें भी हम कौशिकी तथा ऐतरेय ही नाम देते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौशिकी तथा ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद के हैं? तो उस कंडीशन में अगर आपको मालूम नहीं रहेगा ऋग्वेद, तो आप कहीं और लगा दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखो, एक तरफ से एक क्रम से आपको सभी चीजें बताई जा रही हैं। इससे आपका इस वेद से जितने भी उत्पत्ति जिन जिन चीजों हुई है, उन सभी चीजें का एक मैप बनता चल रहा है आपके दिमाग में कि किसका क्या क्या होता है। और आपका सभी जो टेंशन है ना, हर चीजों को फंस जाते हो, वो सभी चीजें आपका बिल्कुल हट जा रहा है, कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए, जो उपनिषद उसमें कौशिकी तथा ऐतरेय है, आरण्यक भी आपका कौशिकी तथा ऐतरेय ही दोनों है। ठीक है, दो चीजें हैं, कौशिकी तथा ऐतरेय। उसके बाद आता है हमारा सामवेद का। अब सामवेद को आपको जानना चाहिए इसकी कौन कौन उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सामवेद के अंतर्गत जो हमारा उपनिषद आता है उसे कहते हैं छांदोग्य उपनिषद। क्या कहते हैं? छांदोग्य उपनिषद। लेकिन एक और नाम का भी भेद देता है, उसका नाम है केन। क्या है? केन। केन वो WWE वाला नहीं है, ठीक है, तो वो होता है उपनिषद है। क्या आता है? केन। ठीक है, केन हो गया, और उसके बाद छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य, ये उपनिषद। इन दोनों कौन है? ये है उपनिषद। लेकिन उसके बाद देता क्या है कि इनके आरण्यक का नाम बताइए। आरण्यक क्या होता है कि क्या है? जैमिनी। क्या होता है? जैमिनी। और उसके बाद होता है एक दूसरा होता है छांदोग्य। ये भी दोनों नाम एक ही है। ठीक है, छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, ये भी उपनिषद है। और यहाँ पर आरण्यक भी यही नाम से आ जाते हैं। इसमें आप देखते हो कि आपके जो सामवेद है उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आता है यजुर्वेद। उसके बाद क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। उसमें देता क्या है कि जो तैत्तरीय ब्राह्मण है वो कहाँ के ब्राह्मण है, ये पूछता है कि तैत्तरीय ब्राह्मण कहाँ के ब्राह्मण है? वो होते हैं यजुर्वेद के। लेकिन वो क्या होता है कि तैत्तरीय उपनिषद भी है। ठीक, और बताता हूँ आपको एक चीज। ठीक है, वो है तैत्तरीय ब्राह्मण। अरे इसमें आप थोड़ा समझिएगा कि ये इससे मैच है, ये इससे मैच है, और ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, थोड़ा देखिएगा। तो तैत्तरीय जो हमारा उपनिषद है ये कहाँ का है? यजुर्वेद का है। लेकिन जो इसके आरण्यक है, इसमें हम देखते हैं दो चीज में देखने को मिलता है। एक होता है हमारा तैत्तरीय और दूसरा होता है हमारा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्या है? तैत्तरीय और शतपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तैत्तरीय और शतपथ हर बार पूछा जाता है। क्या है? तैत्तरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है? आरण्यक। अब उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है, चौथा नंबर आता है, चौथा है अथर्ववेद का। अथर्ववेद में पूछता है कि अथर्ववेद के उपनिषदों का नाम क्या है। उसमें आप देखोगे एक होता है मांडूक, एक होता है प्रश्न होता है, और एक होता है हमारा मुंडक। मांडूक, प्रश्न, मुंडक। ठीक है, ये चीजों क्या रखिएगा। एक होता है क्या? मांडूक, एक होता है प्रश्न, एक होता है मुंडक। क्या होता है? मुंडक। ठीक है, और ये जो चीजें हैं इसमें ये चीज नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आखिर वह कौन सा वेद है जिसके एक भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा अथर्ववेद होता है। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा जो संपूर्ण चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे इन चारों में जो चीजें पूछी जाती हैं वो सभी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर होने में हमने देखा कि हमारा जो वैदिक सभ्यता है उसके जो होने बारे में जाना, या फिर इनकी उत्पत्ति आर्यों के द्वारा हुई, हमारे भारत में आए थे जो कि मध्य एशिया से थे। यह बात किसने कहा जाता है? मैक्स मूलर ने कहा है। इनकी बात को ज्यादा मान्यता दी जाती है, इसलिए ये चीज मानी गई है। इसकी जो समय सीमा है वो मानी गई है 1500 BC से 600 BC तक। ठीक है, इसे दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, दूसरे का नाम है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हम तीन चीजों को देखते हैं जिसका नाम है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल में केवल एक वेद को देखते हैं जिसका नाम है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद सबसे प्राचीन जो हमारा मतलब ग्रंथ है, वेद है, वो हमारा है क्या? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो हमने बताया उसमें है कितने? 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है। ठीक है, 10वें मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा 10वें में हमने वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था देखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें तीन चार और है, जैसे कि तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में हमें क्या देखने मिलता है? विश्वामित्र द्वारा रचित हमें गायत्री मंत्र का वर्णन देखने मिलता है। 7वें में हमें 10 राज युद्ध देखने को मिलता है। 9वां सोम को समर्पित है, और 10वें में हमें वर्णन देखने को मिलता है। इस कंडीशन देखते हैं ऋग्वैदिक काल और ऋग्वेद जो है हमारा क्लियर होता है। सामवेद हमने देखा कि वहां पर क्या होता है कि हमारा संगीत से रिलेटेड है। संगीत कैसे मिला? ऋग्वेद के ही जो गाए जाने वाले योग चीजें हैं उन्हें समर्पित कर लिया गया, समाहित किया गया, और जो मिला वो सामवेद हो गया। जो पूर्व ऋग्वैदिक काल है, मतलब कि ऋग्वैदिक काल है या पूर्व वैदिक काल है, उसकी एज जो है 1500 से 1000 है।
उत्तर का जो है 1000 से 600 BC है। ठीक है, ये चीजों को आपको जानते रहेंगे। अब आप कोई लोग जो पहली बार आए हो, आप लोग को मालूम चाहिए कि जो 1500 से 1000 आ रहा है उल्टा हो रहा है, लोग सोचोगे। तो इसके मतलब ये है कि जो ईसा मसीह साहब, उनकी जो जन्म है उसके समय को ईसा पूर्व कहते हैं और उसके बाद को ईसवी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको जानना है। तो जब कोई चीज ईसवी से इनके नजदीक आता है, कोई चीज नजदीक आ रहा होता है, तो उसके क्या होता है, उसे हम नजदीक आता तो कम करते चलते हैं। इनसे 600 BC तक पहुंचे, पहले 1500 में थे। ठीक है, उसके बाद अब ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज है कि हम जो इसे उल्टा लिख रहे हैं, खैर उल्टा नहीं लिख रहे हैं, यही सीधा है। ठीक, आप लोग केवल मात्र हो सकता है कोई ना समझ रहा हो। ठीक, तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। इनमें हम देखते हैं जो हमारा ऋग्वेद है उसकी जो संग्रहकर्ता थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था हमारा विश्वामित्र साहब, सॉरी, उनका मित्र था द्वैपायन और महर्षि वेदव्यास थे। ये संग्रह करता है। इसके लेखक ब्रह्मा माने जाते हैं। ठीक है, कि इतना अच्छा कोई मनुष्य लिख ही नहीं सकता, वो थे कौन माने जाते हैं, हमारे ब्रह्मा जी। लेकिन ये सब चीजों का वर्णन इनके देखा, जो ऋग्वेद है या वैदिक काल है, इसके सबसे महान देवताओं के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें सबसे महान है इंद्र। इंद्र को हम पुरंदर के नाम जानते हैं। क्या है, पुरंदर माने थे युद्ध के देवता को पुरंदर कहता है। ठीक है, उसके बाद में देखने मिलता है कि अग्नि देवता मिलते हैं। ठीक है, अग्नि देवता, इनकी संख्या 250 है। इंद्र की संख्या तो पता नहीं है, इनकी वर्णन 250 बार नाम आया है ऋग्वेद में। ठीक है, अग्नि का 200 बार नाम आया है। ठीक है, अग्नि देवता। उसके बाद वरुण देवता जो कि पानी के हैं, ये वर्षा के हैं इंद्र जी, लेकिन पानी कौन है, वरुण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोम देवता भी बड़ा मिलता है। ये 4 बहुत जरूरी है। यही 4 जो है वो बेगोज कोई अभिलेख जो मिला है हमें मध्य एशिया में 1400 BC वाला, वहां पर इन सभी का वर्णन मिलता है। इसीलिए थोड़ा बहुत ज्यादा मान्यता हो जाती है कि वही सब लोग होंगे जो इंडिया में आए और यहाँ पर इन चीजों के वर्णन किए। ठीक है, तो जो ऋग्वेद होता है उसे पढ़ने वाला होत्री कहलाता है। इसका उपवेद आयुर्वेद है और इससे का जो उपनिषद बनता है वो कौशितकी तथा ऐतरेय है और इसका आरण्यक भी कौशितकी तथा ऐतरेय है। उसके बाद में नाम आता है सामवेद का। सामवेद जो पढ़ता है उसे उद्गाता कहते हैं। उद्गाता के बाद का जो उपवेद है वो होता है गंधर्ववेद होता है और गंधर्ववेद के बाद में जो उपनिषद बन गया था वो केन और छंदोग्य होता है और उसके बाद जो आरण्यक निकल कर आता होता है जैमिनी और छंदोग्य होता है। फिर इसके बाद आयुर्वेद में आधारी होता है। फिर इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद होता है। धनुर्वेद का जो उपनिषद होता है वो तैत्तरीय ब्राह्मण उपनिषद हो जाते हैं। फिर तैत्तरीय ब्राह्मण, शपथ ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण क्या है, आरण्यक हैं। क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा अच्छा देता है कि जो यजुर्वेद है इसके संदर्भ में इसमें क्वेश्चन क्या देता है कि वह कौन सा वेद है जो 2 तरह से लिखा गया है, एक है गद्य में, एक है पद्य में, वो है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद मात्र एक ऐसा वेद है जो एक बार पूरा किसमें लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है। फिर दूसरा वही चीज ही हमें पद्य में भी देखने को मिल जाता है। तो 2 खंडों में हमारा यजुर्वेद देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ब्रह्महोत्र कहलाते हैं जो पढ़ता है। उसके बाद इससे जो उपवेद है वो शिल्प वेद बना है। फिर इसमें आते हैं मंडूक, केन और मुंडक, 3 हमें उपनिषद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, खैर उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन होता क्या है कि बहुत मतलब हम रेयर बता रहे हैं जो जरा इंपॉर्टेंट जो अभी तक पूछे गए हैं। उसके बाद जो आरण्यक होता है मात्र एक ऐसा उपनिषद है जिसका कोई भी आरण्यक वर्तमान में मौजूद नहीं है। अब इसके बाद में आता है क्या, नदियां। हमने आपको कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है दोस्तों, थोड़ा क्लिक बैट का डर है, इसलिए हम आने वाले समय आपको नदियों के बारे में बताएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो सरस्वती है, इसका नाम कुछ और हो जाता है। ठीक है, जो पहले की जो देखिए ये हमेशा देता है, ये क्वेश्चन आता है आपको 4 नदी इधर दे देगा जो कि वैदिक कालीन नाम होगा, एक जिसका आधुनिक नाम होगा वो दे देगा और उसमें मिलान करने को कह देगा कि इनमें से कौन सा सही है या किस मिलान करने को जो नियम होता है वो दे देता है। तो इन चीजों को मिलान करना है। यह तो कह देता है कि इस नदी का पुराना नाम क्या है या वैदिक कालीन नाम क्या है या इस नदी का आधुनिक नाम क्या है। इस कंडीशन इन सब चीजों को बांटता है। ठीक है, पढ़ाई आप लोग करते रहिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया में बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा रहेगी तो आप लोग नौकरी हर चीज कर सकते हो, बिना शिक्षा के दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, जो दुख का आज समय है ना, ये भी आपकी शिक्षा के माध्यम से ही चला जाएगा। और आपको सोचना चाहिए कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब सुख का सागर छलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएंगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आप लोग केवल इतना ही सोचना चाहिए और आप लोग सोचो कि हम
इस सब चीजें कर सकते हैं। और इन सब चीजों को अगर मैं भी मतलब इन सब चीजों को पढ़ा और आज मैं इन सब चीजों को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। और आपको भी चाहिए कि आप लोग ऐसा पढ़ो इन सब चीजों को पढ़ा सको। अगर अगली वीडियो आपको देखनी है तो लाइक कर दीजिए चैनल वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इच्छा हो ये वीडियो कोई और भी देखेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अगली वीडियो अगर देखना हो तो जो लिंक दी गई है आप उन सब चीजों को देख सकते हो, जिनमें मैंने बताया है कि एक एक करके हिस्ट्री को बांट करके उसमें दिखाया, एक एक टॉपिक को अलग अलग कर दिया हूं और आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाने की मैं जिम्मा लेता हूं। और ऐसा जब आप पढ़ लोगे ना, एक बार पढ़ोगे दोबारा आप लोग फिर दोबारा वीडियो देखोगे, लिखोगे, इस सब कंडीशन से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।